This video is for educational and knowledge purpose. Everything you listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8:55 पर यहाँ कैप्टन को यह एहसास हो चुका था कि वो बहुत बड़ी दिक्कत में है। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा लिया, पर जहाज सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहा और नीचे वाला जो पोर्शन है उसके अंदर पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। शिप के अंदर वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो इस टाइम पर बहुत बड़ी दिक्कत में है। तभी यहाँ कैप्टन सीधा भागकर नेविगेशन कंट्रोल रूम में गया। वहां पर जाकर उसने पहली बार 8:55 पर वेसल ट्रैफिक सर्विस यानी कि KVTS को SOS यानी कि इमरजेंसी सिग्नल भेजा कि वो बहुत बड़ी दिक्कत में आ चुके हैं, उनको मदद की जरूरत है। 8:57 पर KVTS की तरफ से वहां नजदीकी कोस्ट गार्ड को ये मैसेज किया गया कि हमारा जहाज थोड़ा सा दिक्कत में है, आप जाकर देखिए। बट क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि यहाँ कोस्ट गार्ड को KVTS की तरफ से 8:57 पर मैसेज आया, बट 8:51 पर ही इस शिप के अंदर मौजूद कमरों के अंदर जो बच्चे थे उनमें से काफी सारे बच्चों ने अपने अपने मोबाइल फोन से नजदीकी कोस्ट गार्ड को मेल और फोन करने शुरू कर दिए थे कि हमारा जहाज दिक्कत में है, आप तुरंत आ जाओ। और जब 8:57 पर कोस्ट गार्ड के पास मैसेज पहुंचा, उस टाइम तक तो बहुत सारे कोस्ट गार्ड निकल चुके थे पहले ही इस जहाज की तरफ यहाँ मदद करने के लिए। जहाज का कैप्टन इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा समझदार तो बच्चे थे। उन्होंने पहले ही मदद मांग ली। आने वाले 8 और 9 मिनटों में जहां ये जहाज पहले 30 डिग्री झुका हुआ था, वहीं अब 8-9 मिनट बाद ये जहाज 50 डिग्री तक झुक चुका था। अब 50 डिग्री तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जहाज के 50 डिग्री तक झुकने के बाद भी कैप्टन की तरफ से यही अनाउंसमेंट की गई कि जो भी पसंद जहां पर भी है, डाइनिंग एरिया में है तो डाइनिंग एरिया में ही रहे, डेक पर है तो डेक पर रहे, अगर बालकनी में है तो बालकनी में ही रहें, किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। 9:14 पर पहली बार रेसिडेंशियल एरिया जो इस जहाज का जहां कमरे बने हुए थे, उन कमरों के अंदर पानी के आने की आवाज सुनी गई। और जैसे ही बच्चों ने आवाज सुनी तो सभी डर गए। अब उनके अंदर तो पैनिक फैलना ही था, तो बच्चे एकदम से चिल्लाने लगे कि ये क्या हो गया, पानी हमारे पास आ रहा है, हम जो भी मजाक कर रहे थे वो सच होता हमें दिखाई दे रहा है। सुबह 9:30 बजे पहली बार कैप्टन को यह एहसास हुआ कि हाँ, अब तो इवैक्यूएशन शुरू करना चाहिए। जो भी बच्चे नीचे कमरों में फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले बाहर निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अब जाकर इस कैप्टन को ये समझ में आया था कि जहाज उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और ये जहाज किसी भी हालत में डूबने ही वाला है, इसको बचाया नहीं जा सकता। बट अब आप सोच कर देखिए, यह मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी इवैक्यूएशन करने से पहले अनाउंसमेंट की जानी चाहिए थी। जो अभी तक ये कैप्टन सभी बच्चों के आगे बोल रहा था कि जो जहां पर है वहीं पर रहे, वहीं पर रहे, तो क्या ये इवैक्यूएशन वाली अनाउंसमेंट उसी इंटरकॉम पर नहीं बोली जानी चाहिए थी? इसने जस्ट अपने सभी क्रू मेंबर्स को कहा कि इवैक्यूएशन शुरू करो, और ये सारे क्रू मेंबर्स अपने पास वॉकी टॉकी लेकर तैयार थे। इन्होंने जस्ट ऊपर जो बच्चे थे, जो डाइनिंग एरिया में बच्चे थे, जो बालकनी में खड़े थे, जो ऊपर डेक पर मौजूद थे, उन सभी को सबसे ऊपर पहुंचना शुरू कर दिया। किसी ने भी ध्यान ही नहीं दिया कि अंदर कमरों में भी तो सैकड़ों बच्चे अभी मौजूद हैं, जबकि इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे वाले फ्लोर पर भी जो रेजिडेंशियल कमरे बने हुए हैं उनके अंदर भी एक बार जाकर देख ले। 9:34 और पहली बार जीतने भी ऑफिसर्स थे, जीतने भी क्रू मेंबर्स थे, जीतने भी ऊपर वाले डेक पर लोग मौजूद थे। उन सभी ने अपनी अपनी लाइफ जैकेट पहनी और सीधा नीचे समुद्र में कूदना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वो समुद्र में कूद चुके थे तो आसपास काफी सारे फिशिंग बोट्स थी और वो सभी ने देख लिया था कि ये जहाज नीचे डूबता जा रहा है। इनकी हेल्प के लिए चलो तो बहुत सारी फिशिंग बोट्स वहां पर मौके पर आ चुकी थी और ये सभी के सभी लोग जो अब समुद्र में कूदे थे वो एक एक करके सभी फिशिंग बोट्स के ऊपर चढ़ चुके थे। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर शायद आपका दिल टूट जाए, आपका दुनिया से विश्वास ही उठ जाए और आप कभी ऐसे जहाज में बैठने से पहले 100 या 1000 बार सोचें। जी हाँ, 9:38 पर अंतिम बार इस जहाज के कैप्टन द्वारा कोस्ट गार्ड को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया। उसमें कहा गया कि हमारी हेल्प करे। बट 9:38 पर ही फिशिंग बोट्स पर लगे हुए कैमराज ने ये कैप्चर किया कि इस टाइम पर कैप्टन अपने ही जहाज को लावारिस छोड़कर फिशिंग बोट पर जान बचाने के लिए चढ़ चुका था, जबकि अभी भी इस जहाज के अंदर सैकड़ों बच्चे और पैसेंजर्स मौजूद थे। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि अंतिम बार भी जाते जाते इस कैप्टन ने यही अनाउंसमेंट किया कि
जो जहां पर है जिस कमरे के अंदर है वो कमरे के अंदर ही रहें। जबकि कमरों में मौजूद बच्चे बेचारे अपने अपने फोन से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे, अपनी अपनी स्थितियां घर वालों की तरफ मैसेज कर रहे थे, फोटोज क्लिक करके घर वालों को भेज रहे थे कि देखो हम कैसे फंसे हुए हैं, आप एक बार उन वीडियोस देखिए। कैसे इन बच्चों ने अपने आप को शांत रखा होगा। इनको कोई आइडिया नहीं था कि ये इनकी अंतिम मैसेजेस होने वाले हैं, ये इनकी अंतिम फोन कॉल्स होने वाली है। इनको तो अभी भी उम्मीद थी कि को भी बचा लिया जाएगा। 9:45 बजे के आसपास ये जहाज 60 से 65 डिग्री तक नीचे पानी में झुक चुका था और इस टाइम तक आते आते सभी बच्चे जो अंदर बैठे हुए थे उनको ये एहसास होने लगा था कि उनको ही कुछ करना चाहिए, उनको कमरों से बाहर निकलना चाहिए। बट 65 डिग्री अगर जहाज झुका हुआ है तो आप बस सोच कर देखिए, आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, आपका कमरे का दरवाजा आपकी आंखों के सामने है। बट क्या होगा, वो कमरे का दरवाजा एकदम से उठ के ऊपर छत की तरफ चले जाए तो आप उस कमरे के दरवाजे को कैसे खोलेंगे? क्या आप इस बात पर भी विश्वास करेंगे कि बच्चों को एक एक करके उस दरवाजे से बाहर निकलने में भी 15 मिनट होगा समय लग रहा था। तभी यहाँ अंदर सभी मौजूद बच्चों ने नोटिस किया कि पानी अब बहुत तेजी से उनके कमरों की तरफ आ रहा है। इस पानी की आवाज सुनते सुनते सभी बच्चों ने अपनी अपनी लाइफ जैकेट में डाली, उसको टाइट किया। उन सभी ने उस टाइम पर यह सोचा हुआ था कि जैसे ही पानी हमारे कमरे में एंटर होगा, इस लाइफ जैकेट की वजह से हम पानी में तैरने लग जाएंगे, ऊपर उठेंगे, हम दरवाजा खोल देंगे और दरवाजे से बाहर निकलकर भाग जाएंगे। 10 बजे के आसपास पहली बार कोस्ट गार्ड की बोट्स, जो वही यहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रही थी, अब यहाँ कोस्ट गार्ड ने सबसे पहले उन्हीं को बचाना शुरू किया जो ऊपर मौजूद थे, जो कि ऑब्वियसली रोल भी यही था कि सबसे पहले जिस को बचाया जा सकता है उनको बचाव, बाद में औरों को देखेंगे। उन सभी को अपनी बॉक्स पर लगने के बाद अब आप सोच कर देखिए, इस जहाज की जो डूबते हुए जहाज की खिड़कियां बाहर जो दिख रही थी, दिख रहा था कि उन सामने खिड़कियों के अंदर पानी भरता जा रहा है। बट इससे भी दिल दहला देने वाली बात ये थी कि इन सभी खिड़कियों के अंदर बच्चे भी मौजूद थे, वो अपना हाथ हिला रहे थे, उनको दिख रहा था सामने की, हाँ ये लोग हमें बचा सकते हैं। बट कैसे, उनको कैसे बचाया जा सकता था? क्या यहाँ पर ये कोस्ट गार्ड वाले लोग अंदर जाते हैं जहाज के अंदर और फिर एक एक करके बच्चों को बाहर निकाल कर लेकर आते? ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। एक बच्चे को निकालने में ही इस तरीके से तो घंटों का समय लगने वाला था। बट अब इस जहाज के पास कुछ ही मिनटों का टाइम था। ये जहाज अब जल्दी ही समुद्र में डूबने भी वाला था। बहुत सारे बच्चों ने खिड़की को तोड़ने की भी कोशिश, वो खिड़की टूटी ही नहीं। क्योंकि वो खिड़की सारी फाइबर ग्लास से बनाई गई थी। बस आप सोच कर देखिए ये चीज उन सब के लिए कितनी ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक रही होगी कि सामने कमरे के अंदर पानी भरता जा रहा है। 10:17 पर इस जहाज से एक बच्चे के द्वारा अंतिम बार अपने घर पर मैसेज भेजा गया और उसके अंदर बस यही लिखा था, एंड ऑफ दिस ट्रिप वी आर गोइंग टू मी राइट नाउ। 23 मिनट पर यह जहाज जो अभी तक 70 से 75 डिग्री तक चुका हुआ था, वो पूरा फिर से पलटा और अब नीचे की तरफ जाने लगा। आने वाले 1 घंटे के अंदर सिर्फ ये कोस्ट गार्ड आसपास खड़े देखते ही रहे हैं, क्योंकि सामने ये इलाज ही नहीं था जहां से वो बच्चों को बचा कर ला सकते थे। अब कोई सवाल ही नहीं बचता कि इस जहाज के अंदर से बच्चों को बाहर निकाला जा सके। जी हाँ, उन सभी को उम्मीद थी कि जैसे ही जहाज डूबेगा इस जहाज के अंदर काफी सारी एयर पॉकेट्स बन जाएगी। अब आप कहेंगे कि एयर पॉकेट क्या होती है? अब मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक पानी से भरे हुए टब के अंदर एक बाल्टी को उल्टा करके घुस आए। अब बाल्टी के अंदर जो हवा है वो उसी के अंदर कैद हो जाएगी। बेशक आप उस बाल्टी को कितना ही गहरा उस पानी में डालने, लेकिन बाल्टी के अंदर तो हवा ही, जब तक आप उस बाल्टी को टेढ़ा नहीं करते तब तक वो हवा बुलबुले बनकर बाहर नहीं आएगी, वो अंदर ही रहेंगी। और ऐसी ही एयर पॉकेट्स इस जहाज के अंदर भी बनने वाली थी। रेस्क्यूअर्स को उम्मीद थी कि जो भी बच्चे अंदर फंसे हुए हैं वो इन एयर पॉकेट्स के अंदर जाकर कुछ देर तक तो सांस ले सकते हैं। बट इस चीज को पॉसिबल बनाना लगभग क्या कहूँ, 100% नामुमकिन जैसा ही था, क्योंकि ये जहाज डूबकर सीधा अब नीचे तकरीबन 1000 फीट तल पर जाने वाला था। कि सुबह 9:30 बजे से लेकर सुबह 10:15 बजे तक तकरीबन 170 लोगों को अलग अलग तरीकों से रेस्क्यू किया गया। इन्हीं को हेलीकॉप्टर से वहां से उठाया गया। किसी को मछुआरों की बोट जो थी उनके ऊपर रेस्क्यू किया गया, किसी को कोस्ट गार्ड की बोट पर रेस्क्यू किया गया।
लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इन 170 लोगों में से तो 26 इस जहाज के क्रू मेंबर्स ही थे और उन 26 में से एक इस जहाज का कैप्टन भी मौजूद था। उसको पता था कि सिचुएशन में क्या करना है, बट उसने सिर्फ अपनी जान की परवाह करी। अंदर जो 350-400 जाने और थी, उन सभी को मरने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही इस कैप्टन को रेस्क्यू किया गया, इसने कोस्ट गार्ड को बताया ही नहीं कि असल में अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या क्या उनकी पोजीशन है, क्या क्या उनकी लोकेशन से है, कहां कहां से हम उनको बचाकर ला सकते हैं। बेचारे कोस्ट गार्ड वालों को थोड़ी ना पता है कि इस जहाज के रास्ते कैसे हैं। कहां पर बच्चे मौजूद हैं, किस लोकेशन पर मौजूद है, ये तो सारी कैप्टन को ही बतानी चाहिए थी। सभी जानकारियां सबसे पहले उसको कोस्ट गार्ड को देनी चाहिए थी, बट यहाँ नहीं। कैप्टन को तो अपनी जान की परवाह थी। उसको कोई न पहचाने, उसको कोई कैप्टन ना माने, उसने अपनी यूनिफॉर्म तक उतार कर फेंक दी। यहाँ कोस्ट गार्ड को भी लगा कि ये कोई पैसेंजर है, इसको तुरंत बचाव, उसको बचा लिया गया। बाद में उसने बताया कि जनाब वो तो कैप्टन है। कोस्ट गार्ड को सिर्फ यही लग रहा था कि बाकी बचे कुचे लोगों को मछुआरे बचाकर ले गए और जो ये टैग के ऊपर दिख रहे हैं लोग, यही ये तो है जिनको बचाना है। बाद में उनको पता चला कि 300 से ज्यादा लोग तो अभी भी इस जहाज के अंदर ही फंसे हुए हैं। कोई भी अपनी जगह से ना हिले और वो इस चक्कर में ही ले ही नहीं। इस पूरी स्टोरी का सबसे डार्क पार्ट, जी हाँ, अगर ये मैसेज, ये इवैक्यूएशन वाला मैसेज ये कैप्टन पूरे इंटरकॉम की सहायता से सुबह 9 बजे या फिर 9:05 तक भी जहाज के अंदर फैला देता तो वो भी इस पूरे इंसिडेंट में लगभग सभी लोगों को बाहर बचाया जा सकता था। इस बेवकूफ कैप्टन की गलत अनाउंसमेंट की वजह से 304 लोग इस जहाज के अंदर अपनी जान गंवा बैठे। सोचकर देखिए बस आप कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक रहा होगा उनके लिए। उनको पता है सामने से पानी आ रहा है, जहाज डूब रहा है, बट फिर भी कैप्टन कह रहा है कि ये जहां पर है जो वो वहीं पर रहे। कैसे उन्होंने खुद को कंट्रोल किया होगा। बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अपने लिए पिकनिक मनाने जा रहे थे, बट उनको नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का ही अंतिम दिन होगा। पूरे देश के अंदर जैसे ही इंसिडेंट की खबर फैली कि 304 लोग मर चुके हैं, कैप्टन की बेवकूफ़ी की वजह से ऑब्वियसली देश के अंदर गुस्सा फूटा न सिर्फ इस सीवुड फेरी की कंपनी के ऊपर बल्कि सरकार के ऊपर भी काफी सारे आरोप लगे कि उन्होंने कैसे इस जहाज को पास कर दिया। कंपनी के ऊपर भी काफी भारी जुर्माना लगाया गया। अब बारी की सजा की तो कोर्ट ने ऑब्वियसली इस पूरे शिप के कैप्टन को लाइफ इन प्रिजन यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा जीप में भी क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने भी तो बेवकूफ़ी दिखाई। वो भी तो बच्चों को बचा सकते थे लेकिन नहीं, उन सभी को 20 सालों की कैद सुनाई। इसके अलावा इस कंपनी के ओनर को, फेरी जहाज के मालिक को 10 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई गई। इसके अलावा देश के प्राइम मिनिस्टर ने दबाव झेलते हुए, अब ऑब्वियसली पॉलिटिकल दबाव तो आना ही था, सरकार तो इसमें शामिल होनी थी। फिर तो सरकार के ऊपर दबाव बनने की वजह से देश के प्राइम मिनिस्टर को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब आप सोच कर देखिए बेचारे उन बच्चों का क्या कसूर था। लीडर्स ने कहा था कि कैप्टन जो भी अनाउंसमेंट करे उस चीज को फॉलो करना। 304 बच्चे जिनके अंदर कुछ एक पैसेंजर्स भी शामिल थे, बट 250 से ऊपर तो वो मासूम बच्चे ही थे, स्कूल वाले जो बेचारे सिर्फ पिकनिक के लिए गए थे और वापस कभी घर आए ही नहीं। आने वाले दिनों में बेचारे परिवार वालों ने खुद से प्राइवेट डाइवर्स को हायर किया ताकि वो नीचे जाकर 1000 फीट बेचारे बच्चों की बॉडी तो लेकर आ सके, ना के बराबर ही बॉडीज वापस आ पाए। 200 सेल फोन, 200 मोबाइल फोन जरूर रिकवर किए गए। अलग अलग हिस्सों में जहाज के वहां से वो सेल फोन बेचारे घर वालों को ला कर दिए गए। अंतिम याद के ऊपर आज भी वो सेल फोन्स उन्हीं बच्चों के कमरों में परिवार वालों ने रखे हुए हैं, उनकी याद में कि हाँ, हमारा बच्चा कभी यहाँ गया था और वो वापस ही नहीं आया। आप मुझे बताइए इंसिडेंट के बारे में आप क्या समझते हैं। आपकी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपनी बात इस मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो मैं मिलूंगा अब आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।